नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एसिड रिफ्लक्स है या फिर हाइटस हर्निया, साइलेंट रिफ्लक्स, इनके जो पेशेंट है उनमें से कई लोगों में गले में एक समस्या रहती है जिसमें निगलने की समस्या हो जाती है। वो निगल नहीं पाते हैं और या फिर गले में एक दर्द बना रहता है, गले में एक भारीपन महसूस होता है, एक अजीब सी सेंसेशन उनको हमेशा महसूस होता है, या फिर यहाँ उनको ऐसे लगता है कि छाती में खाना फंसा हुआ है, नीचे नहीं जा रहा है, या फिर उनको लगता है कि छाती में दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, या गले में बलगम बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है, ज़्यादा मात्रा में जमा होता है। वो बार बार थूकते हैं लेकिन वो बलगम निकलता नहीं है। वो लोग सुबह जब ब्रश करते हैं तो इतनी बार बलगम निकालते हैं लेकिन बलगम खत्म नहीं होता। ऐसी कई सारी समस्या है। उसके बावजूद भी ऐसी समस्या कि उनमें एक बेचैनी महसूस होती है, उनको अंदर से एक बेचैनी लगती है, वो शब्दों में उसको व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसी कई सारी समस्या इसकी वजह से होती है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे पूरी तरह से, और उनका रूट कॉज क्या है। अगर आप रूट कॉज समझ गए तो उसका ट्रीटमेंट भी आप समझ सकते हो। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्मली जब आप खाना चबाते हो, खाना चबा चबा कर जो निगलने लायक हो जाता है, यहाँ एक स्फिंक्टर होता है जिसको बोला जाता है अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये ओपन होता है, खाना इसोफेगस में जाता है, वहाँ से इसोफेगस में एक मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वहाँ से वो सीधा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर तक आता है, ओपन होता है, खाना स्टमक में चला जाता है। इसी तरह से नॉर्मली फंक्शन होता है। लेकिन जब ये तीनों चीज़ों में, इसोफेगस, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसमें किसी ना किसी तरह का जब कोऑर्डिनेशन, इनका जो कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है या फिर इनमें इनके फंक्शन में जब प्रॉब्लम आ जाता है, तब जाके सब गड़बड़ी होती है। तो गड़बड़ी क्या होती है? एक सीधी बात है, एक स्फिंक्टर में गड़बड़ी क्या होगी? सीधी सी बात है, वो ओपन, एक तो पूरा ओपन होगा, नहीं तो आधा पूरा ओपन होगा, पूरा क्लोज होगा, नहीं तो आधा पूरा क्लोज होगा। यही गड़बड़ी हो सकती है भाई, और क्या गड़बड़ी हो सकती है? तो जब वो आधा पूरा होगा तो निगलने में तकलीफ हो जाएगी, पूरा क्लोज हो जाएगा तो निगल ही नहीं पाओगे, या फिर इसी तरह से प्रॉब्लम बनते हैं। तो अभी ये प्रॉब्लम क्यों आते हैं, एक स्फिंक्टर में प्रॉब्लम क्यों आते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, एक स्फिंक्टर जो है ना, हमने लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के बारे में बताया था एसिड रिफ्लक्स के वीडियो में। किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना, तो आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक स्फिंक्टर बना किसका होता है? मसल्स का। अभी ये जो मसल्स है, मसल्स का जो फंक्शन है, आपको मैंने पहले भी कई बार बताया। सपोज ये मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ, ओके, ये हाथ मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसमें जो मसल की मूवमेंट है, ये मसल तभी अच्छे से मूव कर सकते हैं या उसका फंक्शन कर सकते हैं जब इसको सप्लाई करने वाली जो नर्व है, वो नर्व अगर इसका सप्लाई ठीक से रहेगा तो ये ठीक से काम करेंगे। उसी तरह जो स्फिंक्टर में मसल्स है, उनको जो नर्व सप्लाई, उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्व सप्लाई रहता है। जैसे कि जो गर्दन से जो स्पाइन है, गर्दन का जो स्पाइन है जिसको सर्वाइकल स्पाइन बोला जाता है, यहाँ से जो नसें आती है उसका सप्लाई रहता है, या फिर वेगस का सप्लाई रहता है। जब वेगस और ये जो नसें आ रही है अगर ठीक से काम कर रही है तो स्फिंक्टर ठीक से काम करता है, ठीक है। अगर इसमें कई गड़बड़ी है, एक तो ये यहाँ से आने वाली नसें में गड़बड़ी है या फिर वेगस में गड़बड़ी है, तो ये इसका काम बिगड़ जाएगा, सीधी सी बात है। अभी दूसरा क्या है? इसोफेगस। अभी इसोफेगस में हमने बोला था कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से खाना यहाँ से यहाँ पहुँचता है। अभी ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब, उसके पहले एक बात जानते हैं कि इसोफेगस बना किसका है? मसल्स का। अभी ये जो मसल्स है, इसोफेगस में भी मसल जो है उसका जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो मूवमेंट है इसको बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और जब यहाँ पे ये मूवमेंट ठीक से होती है तब जाके खाना यहाँ से यहाँ पहुँचता है, ओके। अभी ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स है, ये किस पे डिपेंड है? सीधी सी बात है, पहले भी बोला, नर्व पे। अभी इसके लिए कौन सी नर्व्स है? जो पीछे का थोरैसिक स्पाइन है, यहाँ से जो नसें आ रही है, और दूसरा वेगस नर्व। अभी ये दोनों नर्व का फंक्शन अगर ठीक से चल रहा है तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक से होगी। अगर इसमें गड़बड़ी है तो यहाँ गड़बड़ी हो जाएगी इसका। और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के बारे में तो कई बार आपसे बात की है मैंने, ठीक है। तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि भाई अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है या इसोफेगस में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ये सभी डिपेंड किस पे है?
नर्व्स पे, क्योंकि क्या है ये बने हैं मसल्स के, मसल्स का फंक्शन डिपेंड होता है नर्व्स पे। नर्व्स में क्या है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब जो यहाँ से गर्दन से या फिर स्पाइन से, जो थोरेसिक स्पाइन से जो नसें आ रही है उस पे डिपेंड है, या फिर पैरासिम्पैथेटिक में कौन है, वेगस। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि अपना कोई भी वीडियो देख लो उसमें मैंने वेगस कहीं ना कहीं बोला ही होगा। तो आपको एक बात बताता हूँ भाई कि पेट की जो समस्या है ना, पेट की नहीं, ऐसी कई सारी शरीर की समस्याएं हैं जो दवाई से ठीक नहीं होती ना, वहाँ कहीं ना कहीं वेगस का संबंध रहता है। तो आपको अभी बोलता हूँ कि वेगस अगर आपकी ठीक है ना तो आपका शरीर और मन ठीक रहेगा, सीधी सी बात। तो मैं आपको बोलता हूँ अगर आपको अब तक आप समझ गए कि वेगस ही प्रॉब्लम है या फिर स्पाइन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम जो आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स दे रहे हैं, ओके, उसमें पहले तो वेगस का ख्याल रखा जाता है। वेगस आपका अच्छा होगा क्योंकि डायफ्राम पे तो वेगस डिपेंड है। वेगस को ठीक करने का एकमात्र अच्छा जो आप आपके घर पे कर सकते हो वो है ब्रीदिंग टेक्निक। और दूसरा, उसमें हम आपके शरीर का पोस्चर रिकवर करते हैं। पोस्चर मतलब क्या है कि आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट, सीधी सी बात है। अगर आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट ठीक हो गई और आपका वेगस ठीक हो गया तो मैं आपको बोलता हूँ ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, और इसके अलावा कई सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी जो आपको समझ में भी नहीं आएगी। अगर आप हाइटस हर्निया, एसिड रिफ्लक्स या फिर साइलेंट रिफ्लक्स या पेट की कोई भी समस्या जिसे आप परमानेंटली अगर आप छुटकारा चाहते हो तो आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स करनी होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनका शरीर ब्रीदिंग टेक्निक्स इफेक्टिवली करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि शरीर में दोष जो वात पित्त कफ है उसमें भी जो वायु है उसका जो प्रमाण है, उसका जो इम्बैलेंस है इतनी बुरी तरह से बिगड़ जाता है कि वो लोग इफेक्टिवली ब्रीदिंग टेक्निक्स नहीं कर पाते हैं। उनके लिए हम कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं ताकि वो बैलेंस में आ जाए, वात पित्त कफ का बैलेंस शरीर में बना रहे। बाद में आप इफेक्टिवली अगर ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हो तो फिर आपको ये बीमारियों से छुटकारा 100% मिलेगा। मैं बोलता हूँ आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ब्रीदिंग टेक्निक्स और आयुर्वेदिक दवाइयाँ दोनों साथ में कंबाइन ट्रीटमेंट करो और मजे करो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। ऐसे ही लोगों तक अगर कोई ये सब प्रॉब्लम से कोई परेशान है आपके पहचान में, उनके साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अगर ऐसी बीमारियों का रूट कॉज आप भविष्य में जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।